तो जो पावर है सत्ता की वो कुछ नेताओं के हाथ में है। एमपी एंड एमएलएज सेंटर के लेवल की एमपीज के हाथ में है और राज्यसभा के मेंबर होते हैं 250 उनके हाथ में है। और बाकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है एमएलए वहां पे हर स्टेट की अपनी एक कहीं पे 200 कहीं पे 300 कहीं पे 100 ऐसे करके नेता रहते हैं। उनके हाथ में वहां की सत्ता रहती है। वो 5 साल में जो मर्जी नियम बनाए हटाएं। जनता के पास बस इतना राइट रहता है कि अगर वो किसी किन्हीं चीजों से बहुत नाराज है तो वो आंदोलन कर सकती है। और अगर कोई आंदोलन बहुत बड़ा हो जाता है तो सरकार को ऐसा लगता है कि अब हमारी सत्ता उखड़ जाएगी या अगली बार वोट नहीं मिलेंगे तो वो कुछ करती है, उन नियमों को वापस लेती है। जैसा आपने देखा होगा अभी रिसेंटली के जो किसानों वाले 3 बिल थे वो सरकार ने वापस लिए। बहुत ज्यादा अपोज हो गया था। आज का जो संविधान है उसकी ये लिमिटेशंस है, उसकी ये कमियां हैं कि एक बार जनता उन्हें अपना प्रतिनिधि के रूप में भेज देती है तो फिर आसान नहीं होता। और जनता हर बात के लिए ऐसा खड़ा नहीं हो सकती जाके, क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है, बहुत अर्थ लगता है, माने उनका समय उनका पैसा बहुत बर्बाद होता है, क्योंकि सरकार तो कोई इस बात के लिए अरेंजमेंट करती नहीं है। तो लोगों को ही करना पड़ता है, जनता को ही अपने लेवल से करना पड़ता है। तो जनता हर बात पे जाके खड़ी नहीं हो सकती। किसी बात से बहुत ज्यादा रुष्ट होती है तब फिर ऐसा हो पाता है, जो कि रेयर होता है, बहुत सालों में एक आध बार होता है। ज्यादातर छोटी मोटी मनमानियां नेता लोग करते रहते हैं और उसके लिए कोई नहीं खड़ा होता। हो भी नहीं सकता, क्योंकि रोज रोज कौन खड़ा होगा। आदमी अपना जीवन यापन के लिए मेहनत मजदूरी और वो सब करे कि इन सब चीजों में खड़ा रहे। तो ये लिमिटेशन है। तो ये आज का पार्शियल, आज का जो आंशिक लोकतंत्र है वो ये है। नई व्यवस्था में जो लोकतंत्र होगा वो 100% लोकतंत्र है, पार्शियल नहीं, 100%। माने वहां संविधान की जो पावर है, सत्ता की जो पावर है, वो किसके पास रहेगी? जनता के पास 24 घंटे रहेगी। और वो भी बड़ी आसान सी प्रक्रिया में, इस तरह की प्रक्रिया में नहीं कि अरे लोगों को थोड़ी ना कोई बुद्धि होती है, वो क्या जाने किस नियम से क्या होगा किस नियम से क्या नहीं होगा, है ना। वो कोई एक्सपर्ट थोड़ी होते हैं संविधान के या किन्हीं नियमों के। बात भी सही है। तो मैंने उसका दूसरा तरीका निकाला है, मैंने उसका पसंद नापसंद के आधार पे तरीका निकाला है। बुद्धि के आधार पे उस बात को कसने की जरूरत नहीं रहेगी। इस प्रकार का मैंने पॉलिटिकल मॉडल इसमें दिया है, जिसमें कि इस पूरी दुनिया को 5 भाग में बांटा है। जैसे एक नगर, नगर के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट, स्टेट के बाद कंट्री और कंट्री के बाद विश्व। जैसे नगर हो गया एक, फिर जिला हो गया, फिर आपका राज्य हो गया, फिर देश हो गया और फिर विश्व हो गया। ऐसे 5 आधार पे बांटा है और पांचों आधार पे अलग अलग तरह की लीडरशिप जो है वो उसको लीड करेगी। और जो नगर के जो नेता हैं वो जनता के द्वारा चुने जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट के नेता नगर के नेताओं के द्वारा चुने जाएंगे, और राज्य के नेता डिस्ट्रिक्ट के नेताओं के द्वारा चुने जाएंगे, देश के नेता राज्य के नेताओं के द्वारा चुने जाएंगे, और विश्व के नेता देश के नेताओं के द्वारा चुने जाएंगे। इस प्रकार से उनकी चुनाव प्रक्रिया रखी है। लेकिन सबकी सत्ता की जो पावर है वो जनता के हाथ में रहेगी, सबकी, नीचे से लेकर ऊपर तक। और नेताओं की ही नहीं, जितना भी प्रशासन होगा, और क्योंकि वहां 100% प्रशासन सरकारी है, वहां कुछ प्राइवेट नहीं है आज के जैसा। जैसे आज कुछ प्राइवेट होता है, कुछ सरकारी होता है, कुछ सरकारी जॉब होती है सरकारी प्रशासन होता है, कुछ प्राइवेट जॉब होती है पर प्राइवेट प्रशासन होता है। वहां सब कुछ सहकारिता पर ही है। माने आप सरकारी बोलो तो बोल सकते हो कि वहां सब कुछ सरकारी है। और 25 से 50 साल के उम्र के जितने भी लोग हैं वो सब सरकारी होंगे, वहां कोई प्राइवेट जॉब नहीं है। वहां सारी जॉब, वहां लीडर की हो बाकी दूसरी हो, वो सब सरकारी है। तो वहां सब लोग सरकारी ही हैं। तो उन सबकी ही, सबके ही पद जनता के द्वारा 24 घंटे हमेशा नियंत्रित है। केवल नेताओं के ही नहीं, सभी के, कोई भी पद पर काम करने वाले लोग, तो सभी के पद नेता सहित जनता के ऊपर अवलंबित है। मतलब जनता को जब तक पसंद आ रहे हैं तब तक वो रहेंगे, जैसे ही पसंद नहीं आएंगे उसका एक प्रोसीजर डाला हुआ है मैंने। वो जब पॉलिटिकल मॉडल की बात आएगी तो उसमें मैं इस पर विस्तार से आपको बताऊंगा। आज केवल परिचय मैं आपको दे रहा हूं नई व्यवस्था का, कि नई व्यवस्था में मोटा मोटा
क्या है और आज की व्यवस्था से तुलनात्मक रूप से आपको बताता जा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तुलना इसलिए करके बता रहा हूं। तो आपने देख लिया कि जो राजनीतिक मॉडल है वो नई व्यवस्था में 100% लोकतांत्रिक है। वहां जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100% डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइज्ड है। माने पूरी जनता में डिसेंट्रलाइज है। किसी एक नेता अथवा किसी ग्रुप ऑफ लीडर्स, माने किसी नेताओं के ग्रुप को नहीं है। उनको क्या है कि वो प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, क्यों प्रेस्क्राइब कर सकते हैं? क्योंकि वो वहां उस विषय पे काम करते हैं, उस विषय के एक्सपर्ट हैं वगैरह वगैरह। तो वो कोई भी लॉ या कुछ भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। हमेशा पास होगा वो जनता के द्वारा। जनता नहीं चाहेगी तो नहीं होगा, चाहेगी तो होगा। जनता से गुजर के जाएगा कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी नियम, कुछ भी हटेगा, कोई भी बदलाव होगा। तो ऐसा वहां पे पॉलिटिकल मॉडल है। अब इसके बाद आता है एजुकेशन मॉडल। शिक्षा के मॉडल में आज आप देखते ही हैं, आप जो भी कोई लोग शिक्षा के दौर से गुजरे हैं, शिक्षा से गुजरे हैं, या जो अभी भी गुजर रहे हैं और जो पढ़ा रहे हैं अध्यापक, देखेंगे कि वहां पे हम बहुत सारा ऐसा कुछ पढ़ते हैं जिसमें हमारी रुचि नहीं है, जो जीवन भर हमारे काम नहीं आता, लेकिन हमें स्पेस देना पड़ता है अपने दिमाग में, उसे अपनी स्मृति को उससे घेरना पड़ता है, जबकि उसकी कोई जरूरत कभी पड़ती नहीं हमें। तो वहां पे जो शिक्षा व्यवस्था है वो बच्चे की रुचि के अनुसार है। ये तो पूरी व्यवस्था ही रुचि पर आधारित है। जैसे मैंने बताया कि जैसा आदमी चाहता है वैसा वहां जीता रहेगा हमेशा, जन्म से लेके। तो शिक्षा वहां रुचि पर आधारित है। जिस व्यक्ति को जिस विषय में जितनी रुचि है या जितने विषयों में जितनी रुचि है, उसे उस प्रकार की व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था में है। किसी के ऊपर जरा भी किसी प्रकार का कोई जोर जबरदस्ती, दबाव, प्रेशर, किसी भी प्रकार का, वो सांस्कृतिक हो, पारिवारिक हो, सम्मान को लेकर हो, कुछ नहीं। कोई एग्जामिनेशन नहीं। एक एग्जामिनेशन होगा जब वो 20 साल का हो जाएगा, माने अपनी एजुकेशन पूरी कर लेगा, थ्योरेटिकल जो एजुकेशन रहती है जनरली, उसको पूरा कर लेगा, तो ये जानने के लिए कि ये आगे किन किन चीजों में जॉब करना और उस चीज को सीखना कि इसमें रुचि पैदा हुई है। तो वो अपनी रुचि से वो कोई एक क्षेत्र चुन लेगा और उस क्षेत्र के आधार से वो आगे की 5 साल की एजुकेशन लेगा, जो उच्च उच्चतर जिसको एजुकेशन आप बोल सकते हैं। और उसको लेने के बाद में वो 25 साल का जब हो जाएगा तो वो उस जॉब में सेवा देगा अगले 25 साल तक। तो 25 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक सेवा देना अनिवार्य है। अगर आप सेवा देने में योग्य हैं, कोई ऐसी अयोग्यता नहीं है जो सेवा देने में प्रॉब्लम खड़ी करती हो, तो वहां जॉब भी आपकी रुचि का ही है। क्योंकि एजुकेशन रुचि की है तो सीधी सी बात है, एजुकेशन सारी रुचि के आधार पर है तो जॉब भी रुचि के आधार पर ही होगा। कोई ऐसी सेवाएं जिन्हें कोई ना करना चाहता हो, तो वो सेवाएं अनिवार्य रूप से सब में बांट दी जाएंगी। जैसे 6 महीने अनिवार्य कर दिया जाएगा सभी को, के सभी को सबसे पहले ये सेवा देनी होगी। 6 महीने या 1 साल, जैसा भी पड़ेगा जिसके ऊपर। अगर कोई ऐसी सेवा होती है कि उसे कोई नहीं आता है करने को, जितने लोगों की जरूरत है नहीं आते, तो उन सेवाओं को ऐसे करके पूरा किया जाएगा। तो एजुकेशन शुरू से लेकर आखिर तक ऐसे ही चलेगी। पहले जो 15 साल हैं वो एक भाषा, गणित, जनरल नॉलेज और दर्शन, माने जीवन से संबंधित। जनरल नॉलेज माने जितनी चीजें हमारे काम आती हैं जीवन में। जनरल नॉलेज का मतलब नहीं पूरी दुनिया की नॉलेज। जनरल नॉलेज का मतलब एक आदमी के जीवन में जो सारी चीजें याद आती हैं, आसपास का क्षेत्रीय, भूगोल, इतिहास, टेक्नोलॉजी, किसको क्या बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, बला बला बला, जो जो एक आम आदमी को डेली बेसिस पे सब इस्तेमाल होता है, उस तरह की जनरल नॉलेज। ये पूरा करने के बाद में जो उसका एग्जाम होगा, उससे पता चलेगा कि ये अब डॉक्टर बन सकता है, कि इंजीनियर बन सकता है, कि कृषक बन सकता है, टीचर बन सकता है, या जो भी है। तो वो वहां से होगा और वहां पे वो अपना फील्ड का सेलेक्ट करेंगे और उसी का थ्योरी प्रैक्टिकल फिर वो अगले 5 साल होगा। और जिसमें जिस जिस भी प्रोफेशन में थ्योरी प्रैक्टिकल करेंगे उसी प्रोफेशन में वो आगे जाएंगे। जो रिसर्चर है वो उसके आगे से एज ए जॉब कंटिन्यू करेंगे, उसके आगे रिसर्च रिसर्च भी होगी उनकी और वो जॉब भी होगा। ये एजुकेशन का सिस्टम हो गया पूरा। इसमें भी कहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कहीं कोई
किसी तरह का दबाव नहीं, प्रेशर नहीं, और माता-पिता भी नहीं देंगे, क्योंकि जब हर जॉब एक ही जैसी है, हर जॉब में आपको वही मिलेगा जो किसी भी जॉब में मिलेगा। तो आज की तरह माता-पिता भी उस पे बच्चे को जोर नहीं डालेंगे कि भाई तू आईएएस बन, तू इंजीनियर बन, तू मैनेजर बन, तू ये बन। क्योंकि आज तो उन जॉब पर जाकर अच्छी सैलरी मिलती है, तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, इसलिए सभी माता-पिता बच्चे पर जोर डालते हैं, इसीलिए वो सम्मान सम्मान के पद हो जाते हैं। लेकिन इस व्यवस्था में तो सारे पद एक ही जैसे हैं, क्योंकि आप किसी भी पद पर जाएँ, बदले में आपको वही सब मिलना है जो किसी भी पद पर मिलना है। चाहे आप लीडर बने और चाहे आप खेती करने वाले बने, चाहे कोई भी बने। जब सेवानिवृत्त हो जाएगा तो उसके बाद में उसकी इच्छा है कि वो उसे कंटिन्यू करे, कंटिन्यू करना चाहता है कर सकता है, नहीं करना चाहता ना करे, अनिवार्यता नहीं है। सारी सुख सुविधाएं ऐसे ही उसको जब तक भी वो जीवित है, उसका जीवन है, मिलती रहेंगी। और 25 साल की उम्र तक सभी बच्चों की, उनको जो चाहिए वो सब ऐसे ही मिलता रहेगा। बच्चों की परवरिश का कोई प्रेशर किसी माता पिता पर नहीं, और बूढ़े माता पिता का प्रेशर भी किसी जवान माता पिता पर नहीं। इन सब की डायरेक्ट व्यवस्था क्या है? सिस्टम से है, व्यवस्था से है। तो मैंने व्यवस्था परिवार के अंदर भी आर्थिक स्थिति नहीं रखी, क्योंकि नहीं तो वहां पे फिर वो शोषण होता है। तो जो जिसको मुखिया बनाओगे वो अपने हिसाब से, उसको जो ठीक लगेगा वो उनके लिए करेगा, जो ठीक नहीं लगेगा नहीं करेगा। इसलिए सबका सीधा व्यवस्था से जोड़ दिया, बच्चों का भी, बड़े बूढ़ों का भी, जवान का भी, पति पत्नी का भी, सबका अलग। किसी को एक दूसरे के ऊपर अपनी इच्छाओं का जीवन जीने के लिए निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। सब व्यवस्था पर ही है, वो डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो बता रहा हूं मैं, ये बहुत ज्यादा ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी है।